हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, जो ये क्लास 12th का लास्ट वाला चैप्टर है। इसमें हम काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगेंड्स, मेटल्स, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स आयन, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कॉम्प्लेक्स आयंस। कॉम्प्लेक्स आयन में हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है जो सराउंडेड होता है लिगेंड्स के द्वारा। तो सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली हमारे कैटायंस होते हैं एंड लिगेंड्स हमारे वो आयंस होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसमें हम सिंपल आयंस और कॉम्प्लेक्स आयंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल में हम क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब ले सकते हैं। और अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में मिथाइलिन डाइअमाइन ले सकते हैं हम, और कार्बोक्सिलेट आयंस ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम डिफरेंस देखते हैं डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन में, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है इसमें से। तो इनमें सबसे बेसिक डिफरेंस इनके कंस्टिट्यूएंट आयंस का होता है। अगर हम डबल साल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस ब्रेक हो जाते हैं अपने ओरिजिनल आयंस में। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आसानी से डिसोशिएट नहीं होते। तो इन दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस है कि डबल साल्ट जो होते हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं बट कॉम्प्लेक्स आयंस में नहीं होते। नाउ सेकंड डिफरेंस आता है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ बनी रहती हैं आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करें, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं होते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस्ट कर देते हैं। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो डबल साल्ट में हम पोटाश, एलम, मोहर साल्ट ले सकते हैं। इनके केमिकल फॉर्मूलेज और केमिकल नेम्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको नाम याद रखने की डबल साल्ट में हम पोटाश, एलम और मोहर साल्ट लेंगे। और कॉम्प्लेक्स आयन में हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किए हैं। इनकी नेमिंग एंड नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम पहले पोटाश, एलम और मोहर साल्ट की केमिकल फॉर्मूलेज देखते हैं। तो पहले हम इसके कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड कंस्टिट्यूट आयंस की बात करते हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो कॉमन नेम यहाँ पे पोटाश, एलम हो जाएगा। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो चलिए इसके केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा। पोटेशियम मतलब K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। यहाँ पे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4 डॉट 24H2O। यहाँ पे 24 मॉलिक्यूल्स H2 के पाए जाएंगे। अब अगर हम इसके कंस्टिट्यूएंट साल्ट की बात करें तो इसका कंस्टिट्यूएंट साल्ट होगा कार्नेलाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। यहाँ साल्ट का फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, बस आपको नाम ही याद रखना है कि इसका कंस्टिट्यूएंट साल्ट कार्नेलाइट होता है ना। सेकेंड है हमारा यहाँ पर मोहर साल्ट। तो इसका कॉमन नेम हो गया मोहर साल्ट। इसका केमिकल नेम बनेगा फेरस, FeRROUS, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। नाउ अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो फेरस आ रहा है, यानी कि आयरन यहाँ पे एलिमेंट है। यहाँ बनेगा FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बना FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो अगर हम इसके कंस्टिट्यूएंट साल्ट की बात करें तो इसका कंस्टिट्यूएंट साल्ट होगा ओनियम सल्फेट। क्या होगा? ओनियम सल्फेट। नाउ अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं।
तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये कॉम्प्लेक्स आयन है, जिसमें ये हमारा मेटल आयन है और ये हमारा लिगेंड है। ठीक है, तो देखिए मैंने सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो ब्रैकेट के बाहर होता है हमारा आयन, उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा हुआ होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर ही हमारा मेटल आयन और लिगेंड्स होते हैं, इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर जो हमारा Fe है ये मेटल का काम करता है, तो ये मेटल आयन हो गया और इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर Fe जो है वो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, जिससे डायरेक्टली लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे हमारा Cn जो है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है, एंड इस पूरे वाले ब्रैकेट को यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है, इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम सिर्फ स्फीयर की बात करें तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसके अंदर हमारा मेटल आयन और लिगेंड्स आता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या फर्क होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब जिसके अंदर मेटल आयन एंड लिगेंड्स होता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर इनकी ये वाला जो ब्रैकेट होता है, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। यहाँ पर जो लिगेंड्स के नीचे लिखा होता है, यानी कि जितने भी यहाँ पर नंबर होते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज और आती है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये पूरी तरीके से अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में नहीं टूटता है, लेकिन क्या होता है, ये जो हमारा काउंटर आयन होता है ये अलग हो जाता है, और ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ये अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये 3 आएगा। जब इसको अलग अलग करते तो ये टूट जाता है के आयंस में, और Fe3Cn का 6, यानी कि ये ब्रैकेट आपका अलग होता है। अब यहाँ पर कितने एटम है पोटेशियम के? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3K पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास। अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और कितना है यहाँ पे, कितने एटम है? 3, तो यहाँ पर भी 3 नेगेटिव होता है। जो हमारा काउंटर आयन होता है वो अलग हो जाता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पर काउंटर आयन है हमारा K, और इसके कितने एटम है? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3K पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है इसमें से। अब क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। कितने एटम थे? 3, तो जितने यहाँ पर एटम होते हैं उतने ही यहाँ पर नंबर आ जाता है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 नेगेटिव। अब जो नेगेटिव पार्ट होता है ये इसके पीछे लगता है, ये ध्यान रखिए। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें? Fe का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लेट किया x प्लस Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 इंटू कितने एटम है? 6 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब x -6 इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू -3 प्लस के 6, कितना बचेगा? x इज इक्वल्स टू प्लस के 3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये आयरन है यानी कि Fe है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 पाया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपको ऑक्सीडेशन निकालना भी बता दिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लिगेंड, जैसे मैंने बताया, लिगेंड्स क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ये डोनेट करता है, उसी के बेस पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसको? लिगेंड को। पहला हमारा हो गया मोनोडेंटेट, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, मोनो मीन्स 1, यानी कि जो डोनर मतलब जो 1 डोनर एटम होता है उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा NH3 ग्रुप हो गया, तो ये हमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। सेकंड हमारा Cl नेगेटिव होता है, और काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। सेकंड हमारा हो गया बाइडेंटेट, बाय मतलब 2, यानी कि जिसके डोनर एटम्स 2 होते हैं।
इसका एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं NH2CH2, CH2NH2। दूसरा हमारा होगा ऑक्सलेट आयंस। इसमें भी जो हमारे डोनर एटम होते हैं वो 2 होते हैं। अब अगर आप देखें कि ऑक्सलेट आयन बनता कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हमारे ऑक्सलेट आयंस होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं। तो देखिए हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड है हमारे पास। उसमें से हम हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करेंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COO। COO, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C2O4, 2 नेगेटिव, यानी कि इसके जो डोनर एटम्स होंगे वो 2 होंगे। नेक्स्ट आता हमारा पॉलीडेंटेट। क्या है, पॉलीडेंटेट, जो मैनी एटम्स को डोनेट करे। तो पॉलीडेंटेट हमारा हो जाएगा जिसमें 2 से ज़्यादा एटम जो डोनेट करता है उसको हम पॉलीडेंटेट में इंक्लूड करते हैं। अब इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक कॉमन एग्जाम्पल होता है EDTA4 नेगेटिव। ये आपको नाम याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान से याद रखिए। मैं बता देती हूँ आपको। इसको लिखते हैं EDTA ब्रैकेट 4 नेगेटिव, जिसका केमिकल नेम क्या होगा, ई से इथाइलिन, डी से डाई, इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन, टेट्रा एसिटेट आयन, टेट्रा एसिटेट आयन। ध्यान दीजिए, EDTA इथाइलिन डाई अमाइन, टी से टेट्रा, ए से एसिटेट आयन। तो क्या हो गया, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। तो चलिए मैं अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेती हूँ, केमिकल फॉर्मूले की। मैंने क्या बोला, EDTA। तो हमारे पास एक कंपाउंड होता है CH2N, CH2N, ये यहाँ से बॉन्डेड होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इस नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनती है, तो एक बॉन्ड से इससे बनी हुई है, और ये यहाँ से जुड़ेगा CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, ऐसे ही नीचे CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 4, ठीक है, 1 2 3 4। इसको हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, CH2N ब्रैकेट CH2 COO नेगेटिव 2, नीचे CH2N CH2 COO नेगेटिव 2। तो टोटल कितने हो गए, 4। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है एम्फीडेंट लिगेंड। बेसिकली बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स ही होते हैं, लेकिन एक बार में ये एक साइड से जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है NO2, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब हमारा सेंट्रल एटम हो गया, मान लो M हो गया। अब हमें इससे बॉन्ड बनानी है NO2 की, तो कैसे बनाएंगे, पहले N बनाएगा, N से जुड़ेगा ऐसे N, और N से जुड़ा होगा O एंड O। तो मेटल एटम से डायरेक्टली किसने बॉन्ड बनाए, N ने, यानी कि नाइट्रोजन एटम ने। सेकंड केस में क्या होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन है, हमारा जो ऑक्सीजन है उसकी साइड से बॉन्ड बनेगी, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन इधर आ जाएगा ऐसे, नाइट्रोजन बीच में और ये डबल बॉन्डेड ऐसे। इस केस में क्या हुआ कि अब की बार मेटल आयन से किसने डायरेक्ट बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन एटम्स ने, और इस वाले में नाइट्रोजन एटम ने बॉन्ड बनाया था। तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड तो हमारे पास एक ही है, लेकिन वो 2 टाइप से बॉन्ड बना रहा है, एक बार में नाइट्रोजन की तरफ से, दूसरी बार में ऑक्सीजन की तरफ से, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम एम्फीडेंटेड लिगेंड,
एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। नाम सुना होगा आपने, जिसको हम बोलते हैं थायसाइनाइटो। थायसाइनाइटो, एक सेकेंड, ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको। थायसाइनाइटो, इसमें क्या होगा, एक बार ये सल्फर की तरफ से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये सल्फर की तरफ से बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ऐसे SCN। किसने बनाया बॉन्ड? डायरेक्टली सल्फर ने। सेकंड केस में क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन भी है, तो सेकंड केस में नाइट्रोजन मेटल वाले से बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इधर आएगा N, C और S। इसके बाद नाइट्रोजन एटम ने डायरेक्टली बॉन्ड बनाया है मेटल से। अब अगर S की तरफ से बॉन्ड बनता है तो हम बोलते हैं थायसाइनाइटो। क्या बोलते हैं? थायसाइनाइटो। और अगर नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनता है तो हम बोलते हैं आइसोथायसाइनाइटो। क्या बोलते हैं? आइसोथायसाइनाइटो। सेम है, बस अगर S की तरफ से लगा तो थायसाइनाइटो, और अगर N की तरफ से लगा तो आइसोथायसाइनाइटो, सिर्फ आइसो लग जाएगा, ठीक है। और हाँ, इस वाले में भी अगर ये N की तरफ से जुड़ता है तो इसको हम नाम देते हैं नाइट्राइटो N। क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो N। और अगर ऑक्सीजन की तरफ से तो नाइट्राइटो O। क्या होगा? नाइट्राइटो। कोई पता है कि इसको क्या बोलते हैं? साइनो ग्रुप बोलते हैं ना। हाँ, तो अगर ये मेटल से डायरेक्टली सी की तरफ से जुड़े, यानी कि कार्बन एटम अगर डायरेक्टली अटैच हो मेटल से, तो इसको हम बोलेंगे साइनो, ठीक है। लेकिन अगर ये N की तरफ से जुड़े, यानी कि NC, तो हम क्या बोलेंगे? आइसोथाइन। नाउ अब हम बात करेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में। बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप का लिगेंड होता है जो बाइडेंटेड और पॉलीडेंट लिगेंड से ही बनता है, और वो डोनर एटम्स को डोनेट करते हैं सिंगल मेटल एटम को, और वो एक रिंग टाइप में स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है COCl2En का ट्वाइस। En यहाँ पर है हमारा इथाइलिन डाइअमाइन, जिसका फॉर्मूला NH2CH2CH2NH2। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोबाल्ट है जो कि हमारा मेटल एटम है, और यहाँ पे हमने Cl2 लिया है तो Cl हमारे यहाँ पर आ गए। En जो है वो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड मीन्स ये 2 डोनर एटम्स को डोनेट करता है, तो यहाँ पे ये एक रिंग टाइप में स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं। तो बेसिकली चिलेटिंग लिगेंड्स हम बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को ही बोलते हैं जब वो अपना एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब अगर इसके हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन यूनिडेंटेड, बिकॉज इनमें जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू दिस बॉन्डिंग, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन यूनिडेंटेड। ये यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशंस और है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बेसिकली होमो मीन्स जिसमें सेम होता है, जब सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड होता है सेम डोनर एटम से, मीन्स सेम लिगेंड से। फॉर एग्जांपल जैसे हम नीचे देख सकते हैं FeCN6, तो यहाँ पे एक ही टाइप का लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है जिसके 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे सेम टाइप का लिगेंड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। नाउ सेकंड है हमारा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड होता है 2 और मोर डोनर एटम्स, मींस जिसमें सेम ना होके उसमें डिफरेंट टाइप्स के डोनर एटम्स प्रेजेंट हो। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि FeCl2CN4, ठीक है। तो इसमें कितने टाइप्स के? इसमें 2 टाइप्स के डोनर एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपकी सिर्फ डेफिनेशन ही पूछते हैं। नाउ अगला हमारा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली बाउंडेड। मीन्स जो
जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उससे कितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नीचे लिखा है FeCN का 6, तो CN के कितने मॉलिक्यूल्स Fe से जुड़े हुए हैं? 6, तो यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब CN जो है हमारे यूनिडेंटेट लिगेंड्स है, मींस इसका एक मॉलिक्यूल एक डोनर एटम को डोनेट करता है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन हो गया हमारा 6। ठीक है। नाउ सेकंड केस में क्या है, Fe किससे अटैच है? C2O4। अब मैंने आपको बताया था कि C2O4 क्या होता है, ये होता है बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट लिगेंड मीन्स इसमें मतलब इसका एक मॉलिक्यूल 2 डोनर एटम्स को डोनेट करेगा। अब क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 डोनर एटम्स को डोनेट करता है तो 3 मॉलिक्यूल्स कितने करेंगे? ऑफ कोर्स 6 करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। ऐसे ही जो हमारे EN वाला है यानी कि इथाइलिन डाइअमाइन वाला है, उसमें भी उसका जो नंबर ऑफ लोन पेयर वो डोनेट करता है वो 2 करता है, तो उसे भी हम इसी तरीके से लेंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल 2 डोनर एटम्स को डोनेट करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो गया हमारा? 6। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द लिगेंड्स विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। तो चलिए अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। पहले वाले में कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और सेकंड वाले में एल्यूमिनियम। तो चलिए उस सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारे लिगेंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। जैसे पहले वाले एग्जांपल्स में हमारे 3 लिगेंड्स हैं NH3, H2O एंड Cl। तो यहाँ पर NH3 जो है हमारा न्यूट्रल एलिमेंट होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ऐसे ही वाटर भी हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी एंड Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। तो इन सब की मदद से हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने X मान ली, प्लस कितने मॉलिक्यूल्स हैं NH3 के 4, तो 0 × 4 प्लस H2O का 0 -1 Cl के लिए इक्वल्स टू, अब जब हम मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो यहाँ पर Cl नेगेटिव होगा और इस पेयर पर +2 आ जाएगा, तो हम इक्वल्स टू में क्या लेंगे? +2। तो x इज़ इक्वल्स टू 2, ये 1 इधर चला जाएगा, +1, तो x इज़ इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। ठीक है। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड वाले में जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये टूटेगा 3K पॉजिटिव एंड AlC2O4 का थ्राइस एंड पूरे ब्रैकेट पर 3 नेगेटिव। यहाँ पर जो हमारा C2O4 लिगेंड है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 एंड ये एक हमारा बाय लिगेंड्स भी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट कर लिया है X प्लस C2O4 का -2 इंटू 3 मॉलिक्यूल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना चार्ज दिया है? -3, तो इक्वल्स टू -3। सो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -3 एंड देन x इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे ही हम सभी मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इसे ध्यान से कर लेना। इसकी टेबल मैं आपको एक टेबल बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैं सारी इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दूंगी। नाउ एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो चार्ज होता है, इसको अगर हम अगर हमारे डेफिनेशन आ जाए तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स। तो ये सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए तो आपको यह लिखनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज होता है ये सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर इसमें कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अगली वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए।